दोस्तों, इंसान को जब अचानक से धोखा मिलता है, वो पूरी तरह से हिल जाता है। लेकिन जब उसे ये मालूम चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना ही है, ये जानकर वो अंदर से टूट जाता है और फिर जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला कर लेता है, जिसका शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन पुलिस जब इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है, तो एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है राजस्थान प्रदेश के कोटा शहर की। कोटा का एक थाना पड़ता है भीम मंडी, और इसी भीम मंडी का रहने वाला है नीरज पराशर। नीरज के परिवार में उसकी पत्नी सोहनी के अलावा दो बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है पीयूष, जिसकी उम्र है 12 साल, और बेटी का नाम है तान्या। तान्या जिसकी उम्र है लगभग 9 साल। बात कर रहा हूं मैं 21 जनवरी की शाम के लगभग 4 बजे के आसपास की। दरअसल नीरज अपनी पत्नी सोहनी से कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। लेकिन नीरज को गए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि अचानक उसके घर से गोली चलने की आवाज आस पड़ोस के लोगों को सुनाई देता है। एक पर एक जब कई गोलियां चलने की आवाज आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, भागते दौड़ते नीरज के घर पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि उसके घर के अंदर से एक व्यक्ति अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए काफी तेजी से निकलता है और मौके से फरार हो जाता है। पड़ोसी जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो अंदर का नजारा देखकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल घर के अंदर सोहनी और उसके बेटे पीयूष की डेड बॉडी पड़ा हुआ था। दरअसल दोनों को 2 गोलियां लगी हुई थी, और सोहनी की बेटी तान्या जो गेट पर खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। पड़ोसी जैसे ही इस तरह का नजारा देखते हैं, सबसे पहले इस बात की जानकारी नीरज को देते हैं, साथ ही साथ नजदीकी थाने में भी सूचना देते हैं। इधर नीरज जब अपने घर पर पहुंचता है और जब अपनी पत्नी और बेटे की डेड बॉडी को देखता है, जोर जोर से रोने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि सोहनी के सर पर एक गोली लगी है, तो वहीं उसके बेटे पीयूष के पेट में एक गोली लगी है। पुलिस जब घटना स्थल का मुआयना करती है, तो वहां पर पुलिस को 3 खोखे भी बरामद होते हैं। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर उस पूरे वारदात के बारे में नीरज से पूछताछ करती है। तो नीरज रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी और मेरे बेटे की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि चंद्रकांत पाठक ने किया है। चंद्रकांत जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला है। नीरज जब चंद्रकांत का नाम लेता है, पुलिस नीरज से पूछताछ करती है कि ये चंद्रकांत कौन है और उसका तुम्हारी पत्नी के साथ रिश्ता क्या है। इस पर नीरज पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी भी मुरैना की ही रहने वाली है। दरअसल चंद्रकांत का मेरी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, और 2 महीने पहले ही चंद्रकांत मेरी पत्नी को लेकर भाग गया था। जब भागने की बात कहता है, पुलिस नीरज से पूछताछ करती है कि साफ साफ बताओ कि बात क्या है। इस पर नीरज पुलिस वालों को जवाब देता है
कि साहब 2 महीने पहले मेरी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर मायके गई थी। 20 नवंबर को मैं ससुराल गया था। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने घर वापस आ गया। 22 नवंबर को मैं वृंदावन पूजा करने गया था, लेकिन 22 नवंबर को ही चंद्रकांत मेरे घर पर आया और मेरी पत्नी को लेकर भाग गया। जब मुझे मालूम चला, मैं थाने जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाया था। लेकिन जैसे ही 2 महीने का समय गुजरा, एक दिन मेरी पत्नी एक अनजान नंबर से मेरे पास फोन किया और बताई कि चंद्रकांत मुझे जबरदस्ती अपने घर में कैद करके रखा है, आकर मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले चलो। इसीलिए मैं मुरैना गया और अपनी पत्नी को लेकर वापस घर पर आ गया और उसका मोबाइल नंबर भी बंद करवा दिया ताकि चंद्रकांत मेरी पत्नी को परेशान न कर सके। नीरज जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस नीरज की बातों पर भरोसा नहीं करती है। इसीलिए पुलिस नीरज से कहती है कि हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो। इस पर नीरज पुलिस वालों से कहता है कि साहब, अगर आपको शक है तो चंद्रकांत की उस फर्जी फेसबुक आईडी को चेक करिए जो उसने रमेश चंद्र के नाम से बना कर रखा है। दरअसल उसी फेसबुक आईडी के जरिए वो मेरी पत्नी से बातचीत करता था। नीरज जब फेसबुक आईडी की बात करता है, पुलिस सच का पता लगाने के लिए उस फेसबुक आईडी को खंगालना शुरू करती है। लेकिन पुलिस जब उस फेसबुक आईडी को चेक करती है तो उसके अंदर का मैसेज देखकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल 15 जनवरी को चंद्रकांत ने उस आईडी के जरिए सोनी को 150 फोटो भेज रखा था। दरअसल वो फोटो किसी होटल के कमरे का था, जिस फोटो के अंदर चंद्रकांत और सोनी बिल्कुल नग्न अवस्था में मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पुलिस जब उसके अंदर का एक मैसेज देखती है तो पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल 15 जनवरी को ही चंद्रकांत ने उस फेसबुक के जरिए सोनी को एक मैसेज भेजा था कि मैंने तुम्हें पहचानने में काफी देर कर दिया है, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। पुलिस जब ये सारी डिटेल को चेक करती है तो पुलिस इतना तो यकीन कर जाती है कि चंद्रकांत का सोनी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन पुलिस को अब ये भी डर सताने लगता है कि शायद चंद्रकांत अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसीलिए पुलिस सच्चाई का पता लगाने के लिए चंद्रकांत को ढूंढना शुरू कर देती है। तभी पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान ये मालूम चलता है कि 20 जनवरी को चंद्रकांत राजस्थान के कोटा शहर में आया था और कोटा के ही एक होटल में ठहरा हुआ था। पुलिस को जैसे ही ये सारी डिटेल मिल जाता है, पुलिस इतना तो भरोसा कर जाती है कि चंद्रकांत जिंदा है। इसीलिए पुलिस अब चंद्रकांत को ढूंढने के लिए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, चंद्रकांत मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में छिप कर बैठा हुआ है। खबरी जैसे ही चंद्रकांत का लोकेशन देता है, पुलिस अपनी टीम के साथ मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जाती है और वहां से चंद्रकांत को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब चंद्रकांत से सोनी और उसके बेटे की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो चंद्रकांत भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। चंद्रकांत पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं सोनी और उसके बेटे को मारना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसा हो गया कि मुझे इस तरह का कदम उठाना पड़ा। लेकिन चंद्रकांत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब सोनी की शादी नहीं हुई थी। दरअसल मुरैना में जहां सोनी
का मायका है, चंद्रकांत भी उसके पड़ोस का रहने वाला है। चंद्रकांत और सोनी दोनों एक साथ पढ़ाई ही नहीं करते हैं बल्कि एक साथ ही जवान भी होते हैं। दोनों जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, आखिरकार सोनी और चंद्रकांत के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन जब इस बात की जानकारी चंद्रकांत के साथ साथ सोनी के घर वालों को मालूम चलता है, दोनों के घर वाले इस शादी की मंजूरी नहीं देते हैं और इधर सोनी के घर वाले आनन फानन में उसकी शादी कोटा के रहने वाले नीरज पराशर से कर देते हैं। सोनी शादी कर अपनी ससुराल तो चली जाती है, लेकिन शादी के बाद भी चंद्रकांत से बातचीत करना बंद नहीं करती है। सोनी जब अपनी ससुराल चली जाती है, चंद्रकांत बेचैन रहने लगता है। इसीलिए चंद्रकांत के घर वाले भी उसकी शादी कर देते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, समय के अनुसार चंद्रकांत के साथ साथ सोनी के भी 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद नहीं करते हैं। हालांकि जब इस बात की जानकारी नीरज को मालूम चलता है, नीरज अपनी पत्नी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनी अपने पति की बात नहीं मानती है। आखिरकार जब शादी के 12 साल का समय गुजरता है, नवंबर महीने में सोनी जब अपने मायके जाती है, वहीं पर चंद्रकांत से मुलाकात करती है। उसके बाद दोनों एक फैसला करते हैं कि आगे की जिंदगी एक साथ गुजारेंगे। इधर 21 नवंबर को नीरज अपनी पत्नी को लेकर घर तो चला आता है, लेकिन 22 नवंबर को पूजा करने के लिए वृंदावन चला जाता है। इधर नीरज जैसे ही वृंदावन जाता है, सोनी को मौका मिल जाता है। सोनी तुरंत ही चंद्रकांत के नंबर पर फोन करती है और उसे अपने घर बुलाती है और फिर चंद्रकांत के साथ भागकर बिलासपुर चली जाती है। इधर चंद्रकांत जब सोनी के साथ रहने लगता है, उसके बाद पूरा जीवन उसके साथ ही बिताने का वादा कर लेता है और साथ ही साथ अपने घर की सारी प्रॉपर्टी बेच देता है और अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को भी छोड़ देता है। अपने घर की सारी प्रॉपर्टी को लगभग 40 लाख रुपए में बेच देता है और सारा पैसा लेकर सोनी के साथ बिलासपुर में काफी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। लेकिन जैसे ही 1.5 महीने का समय गुजरता है, छोटी छोटी बातों को लेकर सोनी और चंद्रकांत के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। दरअसल अब सोनी को अफसोस होने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। इसीलिए सोनी एक दिन चंद्रकांत को बिना बताए ही उसका 20 लाख रुपया और लाखों का गहना लेकर वहां से फरार ही नहीं हो जाती है, बल्कि जब मार्केट में पहुंचती है, एक अनजान नंबर से अपने पति के नंबर पर फोन करती है और उसे मुरैना बुलाती है। नीरज मुरैना में जाता है और वहां से अपनी पत्नी को लेकर वापस घर आ जाता है। लेकिन इधर चंद्रकांत को जब मालूम चलता है कि सोनी ने उसके साथ धोखा ही नहीं किया है, बल्कि उसके 20 लाख रुपए के साथ साथ गहने भी चोरी करके भाग गई है, चंद्रकांत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। चंद्रकांत सोनी के नंबर पर फोन करके उसे वापस तो नहीं बुलाता है, लेकिन अपने पैसों के साथ साथ गहने वापस मांगता है। लेकिन सोनी कुछ भी वापस करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए 15 जनवरी को उसी फेसबुक आईडी के जरिए चंद्रकांत लगभग 150 फोटो सोनी के फेसबुक आईडी पर भेजता है और उसे धमकी देते हुए कहता है
कि अगर मेरे पैसे और गहने वापस नहीं किया तो मैं ये सारी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। दरअसल इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सोनी जब चंद्रकांत की बात नहीं मानती है, आखिरकार चंद्रकांत सोनी को एक मैसेज करता है कि मैंने तुम्हें पहचानने में काफी देर कर दिया है, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। दरअसल चंद्रकांत इस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि इस तरह से दुनिया छोड़कर जाने से उसे हासिल क्या होगा। इसीलिए चंद्रकांत अब सोनी को सबक सिखाने का तय कर देता है और सोनी से अपने पैसे और गहने वापस लेने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत मार्केट से एक देसी तमंचा खरीद कर लाता है और 20 जनवरी को राजस्थान के कोटा पहुंच जाता है और वहीं पर एक होटल बुक करके दिन भर ठहरता है। सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास सोनी के घर पर पहुंच जाता है और उसके घर की अच्छे से रेकी करता है। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास नीरज जब मार्केट के लिए अपने घर से निकलता है, चंद्रकांत उसी वक्त ही सोनी के घर के अंदर प्रवेश करता है। उस वक्त सोनी के घर में उसके दोनों बच्चे भी मौजूद थे। चंद्रकांत सोनी के घर के अंदर जाता है और उससे अपने पैसे और गहने वापस मांगता है, लेकिन सोनी कुछ भी वापस करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए चंद्रकांत अपने पास से उस रिवॉल्वर को निकालता है और उसे दिखाकर सोनी को धमकी देने लगता है, लेकिन उसके हाथ में रिवॉल्वर जब सोनी का बेटा पीयूष देखता है, जाकर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही चंद्रकांत का हाथ पकड़ता है, न जाने कैसे ट्रिगर दब जाता है और वो गोली पीयूष के पेट में लग जाती है, जिसकी वजह से पीयूष की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। जब पीयूष की मौत हो जाती है, उसके बाद चंद्रकांत अपने आप को बचाने के लिए मजबूर होकर सोनी के ऊपर भी एक गोली चला देता है, लेकिन वो गोली दीवार में लग जाती है। जब दूसरी गोली चलाता है, आखिरकार वो गोली जाकर सोनी के सर में लग जाती है, लेकिन इससे पहले कि सोनी के ऊपर गोली चलाता, सोनी इस प्रकार से डर जाती है कि अपनी बच्ची को उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी तानिया जिंदा बच जाती है। जब सोनी और उसके बेटे की मौत हो जाती है, इधर गोलियां चलने की आवाज जब उसके आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, भागते दौड़ते जब नीरज के घर की तरफ आते हैं, चंद्रकांत इस प्रकार से डर जाता है कि अपने आप को बचाने के लिए अपने मुंह पर गमछा बांधता है और मौके से भाग जाता है और वहां से निकलकर सीधे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जाकर छिप जाता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, एक खबरी चंद्रकांत को देख लेता है और उसका लोकेशन पुलिस को बता देता है। वाकई में चंद्रकांत जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस चंद्रकांत को अपनी हिरासत में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।